जैसे ही नंदिनी उस नील मणि को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, कंस अचानक उसे जोर से धक्का दे देता है। अब कंस, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं नील मणि छोड़ दो, तुम पागल हो गए हो क्या? अब मुझे सिर्फ यही नीलमणि चाहिए। और रही बात उस जावे की, तो वो तो मैंने तुमसे उसी वक्त छीन ली थी जब तुमने नागलोक का द्वार खोला था। अब ये नागलोक और ये मणि सब मेरा है। नागलोक एक अत्यंत भव्य और रहस्यमयी साम्राज्य था, जहाँ की दीवारें मणियों से चमकती थी। महारानी सर्पाक्षी अपने विशाल कक्ष में बैठी भविष्य के सपने बुन रही थी। अब मेरी बेटी 17 वर्ष की हो गई है। अब इस राज्य का तख्त है जो मैं अपनी बेटी को सौंप दूंगी। नागलोक की नई रानी मेरी बेटी नंदिनी बनेगी। सर्पांक्षी मन ही मन प्रसन्न हो रही होती है कि तभी वहां उनकी खास दासी रूपमती आती है। रूपमती, क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? महारानी, एक बहुत ही बड़ी समस्या आ पड़ी है। हाँ बताओ, क्या समस्या है? मैं उसका समाधान करूंगी। आखिर इस राज्य में ऐसा क्या हुआ है? महारानी, ये समस्या हमारी राजकुमारी नंदिनी को लेकर है। तुम हमारी नंदिनी के बारे में क्या बातें कर रही हो? आखिर हमारी नंदिनी को क्या हो गया है? महारानी, आपको मेरे साथ एक जगह चलना चाहिए, वहीं आपको सब पता चलेगा। ठीक है, चलो चलते हैं। महारानी सर्पाक्षी दासी रूपमती के साथ महल से निकल पड़ती है। चलते चलते वो नागलोक के सबसे घने और डरावने जंगलों में पहुंच जाती है। ये क्या? तुम हमें नागलोक के इस वीरान जंगल में क्यों लेकर आई हो रूपमती? रानी माँ, मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा की है। मेरे माता पिता ने भी आपकी सेवा की है। इस राज्य का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। रुकिए, अभी मैं किसी को बुलाती हूँ। रूपमती एक अजीब सी डरावनी चीख जैसी आवाज निकालती है। उस आवाज को सुनते ही पेड़ों के बीच से एक विशाल काला उल्लू फड़फड़ाते हुए उड़कर आता है और एक शाखा पर बैठ जाता है। ये उल्लू कैसा? ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुम्हारा भविष्य बताने आया हूँ महारानी सर्पाक्षी। तुम्हारी बेटी श्रापित है। अगर उसे इस राज्य की महारानी बनाया गया तो यह राज्य सर्वनाश हो जाएगा। ये कैसी बकवास बातें हैं? मुझे इन बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। मैं इस नागलोक का एक बहुत ही पुराना दूत हूँ। मुझे आज तक कोई नहीं देख पाया। जब राज्य पर घोर विपत्ति आती है तभी मेरा चेहरा कोई देख पाता है। इस दासी के द्वारा मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है क्योंकि तुम्हारी बेटी श्रापित है और इस वजह से मैं महल की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी इस श्रापित बेटी का अंत करोगी तभी तुम्हारा ये राज्य बच पाएगा, नहीं तो ये पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। इतना कहते ही वो रहस्यमयी उल्लंघन वहां से गायब हो जाता है। ये क्या? मैं अपनी ही बेटी को अपने हाथों से कैसे मार सकती हूँ? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? महारानी, प्रजा का जीवन आपकी ममता से बड़ा है। अगर राजकुमारी जीवित रही तो नागलोक की राख भी नहीं बचेगी। ठीक है, अगर मेरे राज्य के लिए यही सही है तो मैं ये बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। महारानी वापस महल आती है जहां नंदिनी खुशी खुशी खेल रही होती है। वो दौड़कर अपनी माँ के पास आती है। माँ, आज मैं पूरे नागलोक का भ्रमण कर आई हूँ। हमारा नागलोक सच में बहुत ही खूबसूरत है। क्या करूं? मुझे ये फैसला करना तो नहीं है, पर मुझे अपने राज्य और प्रजा की चिंता है। मुझे ये कठोर कदम उठाना ही होगा। बेटी, तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना होगा। क्यों नहीं माँ, मैं आपके साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। सर्पाक्षी नंदिनी का हाथ मजबूती से पकड़ती है और अचानक एक तेज रोशनी के साथ वो नागलोक की सीमा लांघकर समंदर के किनारे पहुंच जाती है।
ये क्या, आप हमें नागलोक से बाहर इस समंदर के पास क्यों ले आई हैं माँ? इतने वक्त से मैं कहती थी मुझे बाहर जाना है, आप तो कभी नहीं लाती थी। मुझे माफ कर दो नंदिनी, पर मुझे अब ये करना ही होगा। फिर महारानी सरताक्षी नंदिनी को पूरी ताकत से गहरे सागर में धक्का दे देती है। नंदिनी पानी में गिरने लगती है और डूबने लगती है। ये क्या माँ, आप ये क्या कर रही हैं? मुझे बाहर निकालिए माँ, मुझे बचाइए, मैं डूब रही हूँ। यही तुम्हारी किस्मत है नंदिनी, और अब तुम्हें मरना ही होगा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? मैं आपकी बेटी हूँ, भला कोई माँ इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है जो अपनी ही संतान को अपने हाथों से मौत की घाट उतार दे? अब मैं कुछ नहीं कर सकती, जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। महारानी सरताक्षी की आंखों से दो बूंद आंसू गिरते हैं और वो जादुई तरीके से वहां से उछल होकर वापस महल चली जाती है। हे भगवान, क्या कोई नहीं है जो मुझे यहाँ से बचा सके? कोई है? कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नंदिनी मदद के लिए पुकार रही होती है कि तभी वहां कालिका नाम की एक बूढ़ी औरत भागती हुई आती है। वो नंदिनी को पानी में छटपटाते हुए देख लेती है। ये क्या बेटी, तुम डूब रही हो? रुको, मैं तुम्हें बचाती हूँ, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालती हूँ। कालिका जल्दी से एक रस्सी समंदर में फेंकती है। नंदिनी उस रस्सी को मजबूती से पकड़ लेती है और उसकी मदद से बाहर आ जाती है। किनारे पर पहुंचते ही नंदिनी निढाल होकर बेहोश हो जाती है। अरे, ये तो बेहोश हो गई, मुझे इसकी जान बचानी होगी, मुझे इसे तुरंत अपने घर ले जाना होगा। कालिका किसी तरह नंदिनी को सहारा देकर अपने घर ले आती है और उसका इलाज शुरू कर देती है। कुछ समय बाद जब नंदिनी को होश आता है, वो खुद को एक अनजान झोपड़ी में पाती है। आप कैसी हो बेटी? घबराओ मत, तुम अब सुरक्षित हो। तुम उस समंदर में कैसे गिर गई थी? मैं सच नहीं बता सकती हूँ, वरना ये मुझे निकाल देंगी अपने घर से। मुझे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बस इतना पता है कि मैं पानी में थी और मेरा दम घुट रहा था। आपने मेरी जान बचाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया की कोई बात नहीं है बेटी, अब तुम यहाँ मेरे पास ही रहोगी। ठीक है, मैं आपके साथ ही रहूंगी, पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो लोग मुझे फिर से ढूंढ ना ले। कोई तुम्हें यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा, अब से तुम मेरी बेटी हो और ये तुम्हारा घर है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। नंदिनी कालिका का अच्छे से ख्याल रखने लगती है और घर के सारे काम करती है। फिर एक दिन नंदिनी चांदनी रात में घर के बाहर बैठकर चांद को देखकर अपनी माँ को याद कर रही होती है। माँ, कितने दिन हो गए मैंने आपको देखा नहीं, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कितने सारे प्रश्न हैं और मुझे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं पता।